Hello everyone, welcome back to O2IS Academy YouTube channel. So here we are with our next topic. कल लास्ट लेक्चर में हमने किया था प्रेसिडेंट एंड आई हैव कोटेड देयर ऑल्सो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. सो टू डाउनलोड द PDF ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर्स ऑफ पॉलिटी बाइट सीरीज यू कैन सब्सक्राइब टू टेलीग्राम चैनल ऑफ O2IS Academy. प्लस यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप O2IS Academy जिसमें आपको पॉलिटी बाइट्स के सब PDFs अवेलेबल होंगे एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द अदर जो हमारा स्टडी मटेरियल्स है ऑफ O2IS Academy. बाकी सब्जेक्ट्स को लेके आप उन सब चीज़ों को भी डाउनलोड कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक दैट इज पावर ऑफ प्रेसिडेंट. एंड इससे पहले एक बार अगर हम रिवाइज करें तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था आर्टिकल 52 जो बोलता है कि हमारे पास प्रेसिडेंट का ऑफिस है. 53 बोलता है कि सारी एग्जीक्यूटिव जो पावर्स हैं वो हमारी प्रेसिडेंट के पास है. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हम देखता है आर्टिकल 60 जो हमें देता है क्या ओथ किसकी, प्रेसिडेंट की. आर्टिकल नंबर 61 वो क्या बोलता है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस. फाइन. उसके बाद आर्टिकल 71 हमने किया था जो देता है सुप्रीम कोर्ट को पावर. अगर कोई इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट या डाउट है तो उसको हम इनवैलिड या वैलिड करना है तो वो पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास. एक हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 361 दैट इज इम्यूनिटीज हमने उसमें पढ़ी थी जो हमारे प्रेसिडेंट को उस पर्टिकुलर आर्टिकल में डिफाइंड है. ना आज के टॉपिक में हम देखेंगे बीच के और भी आर्टिकल्स है, मैनर ऑफ इलेक्शन, सिस्टम ऑफ इलेक्शन, ये सब अभी तक मे बी आई जस्ट होप कि आप रिवाइज कर चुके होंगे. ना वी विल स्टडी अबाउट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, मिलिट्री पावर्स, डिस्क्रिशनरी पावर, ये सब चीज़ें हैं इसमें. सो व्हेन इट कम्स टू द आर्टिकल एग्जीक्यूटिव पावर तो सबसे पहला हम पहले भी कर चुके हैं दैट इज आर 53 कि सारे एग्जीक्यूटिव पावर जो हैं किस में होनी चाहिए, दैट इज विद आर प्रेसिडेंट. ठीक है, जो वो या तो खुद उनको एक्सरसाइज कर सकते हैं या जो उनके अंडर ऑफिसर्स हैं सबऑर्डिनेट टू हिम. ऑफिस सबऑर्डिनेट टू हिम मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके थ्रू उस पर्टिकुलर चीज को वो एक्सरसाइज कर सकते हैं. सो आर्टिकल नंबर 74 देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सबऑर्डिनेट ऑफिस अभी हमने बात की तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर उसमें हेड होंगे. सी अगर पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन था दैट इज ड्यूटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि प्रेसिडेंट को उस पर्टिकुलर एडवाइस पे काम करना है कि नहीं करना है. सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलती है कि येस जो एडवाइस देगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट विल बी द बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने सिर्फ एक पावर दी है दैट इज की प्रेसिडेंट एक बार, सिर्फ एक बार जो एडवाइस दी गई है उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है किसके पास, पार्लियामेंट के पास. लेकिन उसके बाद उसको वो पर्टिकुलर चीज को पास करना ही पड़ेगा. इन केस अगर वो पास नहीं करता तो कुछ है, यस अगेन आर्टिकल नंबर 65 इम्पीचमेंट किसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास. लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में से कोई भी हाउस इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को स्टार्ट कर सकता है. सो दैट इज ऑल अबाउट आर्टिकल 53 एंड 74. साथ ही आर्टिकल नंबर 75 प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ओके, सो दैट्स ऑल. एग्जीक्यूटिव पावर्स इसमें क्या बोलता है, आर्टिकल 75 बोलता है कि एक प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए जो कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट. और जो बाकी मिनिस्टर्स हैं वो कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, लेकिन किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे. तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखने के लिए है. एक तो 53 आर्टिकल की हमारे पर्टिकुलर कौन बात करता है, एग्जीक्यूटिव पावर किसकी, प्रेसिडेंट की. आर्टिकल 74 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने बाइंडिंग बनाया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को. सी आपको ना इस प्रोसेस में याद रखना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट है उसको पावर दे दी. पावर या तो वो खुद एक्सरसाइज करे या एक सबऑर्डिनेट ऑफिस हो. सबऑर्डिनेट ऑफिस कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. उसको इलेक्ट कौन करेगा और इसका हेड कौन होगा, इतने में ही ये सारा का सारा स्लाइड कवर. सो दिस इज द वे ऑफ मेकिंग योर नोट्स क्रिस्प बिकॉज इतना आप लास्ट में अगर इतना सारी आप पीडीएफ रखेंगे तो आप लास्ट में एक बल्क, एक अपना लक्ष्मीकांत आपके पास तैयार हो जाएगी. बट यू हैव टू मेक वेरी क्रिस्प. एक छोटा सा नोट में कैसे आपको सब कुछ क्लब करना है जो इंपॉर्टेंट है दैट इज बिकॉज दीज आर द डिटेल्ड पीडीएफ्स. इसमें क्या है, अगर आप उसको 2-3 बार पढ़ेंगे यू हैव टू मेक अ पॉइंटर्स, कीवर्ड्स. ठीक है, उसके बेसिस पे आपको इस पर्टिकुलर चीज को स्टार्ट करना है. नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 75 ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू furnish information to the president. So that's all. तो ये थे हमारे एग्जीक्यूटिव के साथ आर्टिकल्स 53, 75 एंड 78. इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, सबऑर्डिनेट ऑफिस अगेन मैं बता रही हूँ, प्रेसिडेंट को पावर दी. ठीक है, या तो वो डायरेक्ट एक्सरसाइज करे या सबऑर्डिनेट ऑफिस. सबऑर्डिनेट ऑफिस कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर.
इनका भी एक हेड है, कौन? प्राइम मिनिस्टर। अब उसके साथ इन दोनों को कौन अपॉइंट करेगा, ये जब हम प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे उसमें भी हम एक बार करेंगे, बट हियर वी आर स्टडिंग अबाउट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इसमें हमने ये पर्टिकुलर आर्टिकल्स पढ़े। नेक्स्ट इज आर लेजिस्लेटिव पावर्स। सो लेजिस्लेटिव तो कैन समन, और कौन? प्रेसिडेंट समन and a session of the parliament and dissolve the Lok Sabha. This is the legislative power of our president. He can address the parliament at the commencement of the first session of the general election and the first session of the each year. जब इलेक्शंस के बाद पहली बार जो लोकसभा या राज्यसभा मिलेंगी, लोकसभा मिलेंगी, तो उस पर्टिकुलर पार्लियामेंट के सेशन को वो एड्रेस कर सकता है, प्लस हर साल का जो पहला सेशन होगा उसको भी प्रेसिडेंट एड्रेस कर सकता है। ही कैन समन अ ज्वाइंट सेटिंग, ज्वाइंट सेटिंग का आर्टिकल 108, ये आप ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये आप ध्यान रखिएगा, जब भी ज्वाइंट सेटिंग होगी जो उसका हेड होगा दैट विल ऑलवेज बी अ स्पीकर ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा का कभी भी उसको चेयर नहीं करेगा। Next is President lays down the reports of UPSC, CAG, Election Commission, Finance Commission, CVC etc. before the Parliament. ये आप जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा कि कौन अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यह हमें लगता है कि नो दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन ये आपके क्वेश्चन में आएगा, ऑलरेडी भी आ चुका है, दैट इज कि हाँ ये पर्टिकुलर ऑफिस अपनी रिपोर्ट किसको देता है, ठीक है। सो प्रेसिडेंट लेज डाउन रिपोर्ट ऑफ ये पर्टिकुलर ऑफिस में मेंशन्ड है। नेक्स्ट इज, इसमें एक और चीज़, ये इसमें आपको एक अमेंडमेंट भी याद रखनी है, ओके। सो इसमें आपको याद रखना है इस पर्टिकुलर पढ़ने से पहले, एक तो है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें एंग्लो इंडियंस का जो कंसेप्ट है वो अब खत्म हो चुका है। सो बेसिकली नाउ द प्रेसिडेंट विल नॉमिनेट द 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। अब ये वाला चीज नहीं है, दैट्स वर डिलीटेड बाय द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019. So these are legislative powers of our president. Now next is ordinance making power. तो आपको ordinance making power में याद रखना है आर्टिकल नंबर 123, और इसी से उल्टा गवर्नर के ऑर्डिनेंस में आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 213। सिर्फ ऑर्डिनेंस कब दिए जा सकते हैं, या तो दोनों हाउस या तो एक हाउस सेशन में नहीं हो, ठीक है। और प्रेसिडेंट कब देगा, अगर प्रेसिडेंट को लगे कि हाँ अभी ऑर्डिनेंस की ज़रूरत है, उसकी नीड पे ऑर्डिनेंस पास की जा सकती है, बट इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया है, उसके बाद पार्लियामेंट रीअसेंबली में आ जाता है, तो विद इन 6 वीक्स उसको अप्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑर्डिनेंस विल बी लैप्स, ठीक है। तो एक मैक्सिमम लाइफ ऑफ ऑर्डिनेंस की क्या है, दैट इज 6 months एंड 6 months, बिकॉज री इलेक्शन का टाइम 6 months है एंड 6 weeks क्या है, उसमें हमें रीअसेंबली से अंदर उसको प्रूव करना पड़ेगा या अप्रूव करना पड़ेगा कि हाँ हमें ये ऑर्डिनेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज आवर फाइनेंशियल पावर्स। तो अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। मेनली मैं बार बार बोलती हूँ कि कभी कभी ओनली, मैक्सिमम चीज़ हमें पता होता है कि ओनली जब भी आपकी स्टेटमेंट आएगा द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बट व्हेन इट कम्स टू दिस द मनी बिल तभी ही अनाउंस स्टार्ट होता है जब हमारा प्रेसिडेंट उसको रिकमेंड करता है। सेम विद इज आवर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कौन ले करेगा, दैट इज आर्टिकल 12 आता है हमारा बजट का जो स्टेटमेंट है, बट बजट नहीं यूज किया है वर्ड, दिस इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो दैट इज आवर आर्टिकल नंबर 112। President can make advances out of the contingency fund of the India to meet unforeseen expenses. And एक है आर्टिकल नंबर 280 that is related to the finance commission की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही। एंड एक और चीज़ ग्रांट्स को लेके कि जो ग्रांट है वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना नहीं की जा सकती है। सो दीज आर द पॉइंट्स मनी बिल के प्रायर रिकमेंडेशन, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन ले करेगा, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कंटीजेंसी फंड से कौन निकाल सकता है, दैट इज ऑल्सो अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट इज फाइनेंस कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट करेगा, दैट इज आर्टिकल नंबर 280। अभी हमने ज्वाइंट सेटिंग का एक आर्टिकल पढ़ा था, दैट इज 108। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज आर्टिकल 112। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, इसमें मेंशन है। जब आप एक बार इस लेक्चर को देखेंगे उसके बाद डू रिवाइज दिस पर्टिकुलर PDF. No demand for a grant can be made except on his recommendation. Next is our judicial powers. Judicial powers बोलता है कि president will appoint a chief justice and the judges of Supreme Court and High Court. और एक है आर्टिकल नंबर 143, प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट इन देयर। जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देखा दैट विल बी नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। बाइंडिंग किसकी आती है, हमने अभी पढ़ा था, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है दैट इज बाइंडिंग। किसके साथ हमने पढ़ा था, 2 अमेंडमेंट्स हमने पढ़ी थी, 42 एंड 44। 42 ने बोला था कि बाइंडिंग है, 44 ने क्या बोला था कि रिकंसिडरेशन के लिए आप भेज सकते हैं कितनी बार, सिर्फ एक बार।
लेकिन दूसरी बार अगर आए तो प्रेसिडेंट हैव टू पास द पर्टिकुलर जो भी बिल उसका होगा रेजोल्यूशन, ठीक है। सो जुडिशियल पावर्स में अपॉइंटमेंट आपने पढ़ लिया, एडवाइस का आर्टिकल आपने देखा 143, सेम इज विद नाउ। इसके अंदर हमें आर्टिकल 72 देखना है, दैट इज ग्रांट, पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट एंड रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कॉज। 1 2 3 4 5 ये जो 5 चीज़ें हैं, पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट एंड रिप्रीव, इनका जो मीनिंग है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। उससे पहले आप बस इतना ध्यान रखिएगा, जो प्रेसिडेंट है ये 5 चीज़ें किस किस में कर सकता है, कोर्ट मार्शल में। ये कैसे डिफरेंस है, गवर्नर नहीं कर सकता है, ठीक है। व्हेन द पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट ए यूनियन लॉ, सेंटेंस ऑफ अ डेथ, डेथ का सेंटेंस कौन माफ कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट, गवर्नर नहीं कर सकता है। जब आप गवर्नर पढ़ेंगे तो आप इसका डिफरेंस अच्छे से देखेंगे। सो हियर वी विल स्टडी अबाउट दिस 5 वर्ड्स जो उस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन थे, दैट इज पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन एंड रिस्पाइट, रिप्रीव। तो पार्डन रिमूव्स कन्विक्शन एंड सेंटेंस, मतलब कंप्लीटली माफ कर, एज इफ ही नेवर डिड द क्राइम, कोई क्राइम उसने किया ही नहीं, उसको बिल्कुल माफ कर दिया जाएगा। कम्यूटेशन, रिप्लेस हार्ड पनिशमेंट विद लाइटर वन। मान लीजिए किसी को जेल दे देंगे, अगर मान लो किसी को हैंगिंग दिया था कि फांसी लगा दी जाए, फांसी की जगह उसको जेल कर दी जाएगी, थोड़ा लाइटर पनिशमेंट दे दिया जाए, दैट इज द कम्यूटेशन। रिमिशन, अमाउंट ऑफ सेंटेंस, उसको आप कम कर दिए, 5 साल की जेल थी वो आप 2 साल में कर देंगे, दैट इज आर रिमिशन। रिस्पाइट, लेसर पनिशमेंट ड्यू टू स्पेशल फैक्ट, कोई फैक्ट होना चाहिए, बाकियों में भी हमने पढ़ा लेकिन उसमें कोई स्पेशल फैक्ट नहीं है, जैसे कोई प्रेगनेंसी है, डिसेबिलिटी, कोई लेडी है जो प्रेग्नेंट है तो उसकी पनिशमेंट को आप कम कर सकते हैं ड्यू टू इन रीजंस को देखने की वजह से। एंड रिप्राइव इज गिव टाइम टू सीक पार्डन, टेम्परली सस्पेंड कर, मान लो किसी को फांसी दे दी गई है तो उसको टाइम दिया जाएगा ताकि वो प्रेसिडेंट से पार्डन के लिए या माफ़ी के लिए अपने लिए बात कर सके, या अपने जो ये उसको राइट है वो उसको ले एक्सरसाइज कर सके। सो दैट्स ऑल अबाउट दीज 5। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए बिकॉज इनके ऊपर भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आती है, व्हाट डू यू मीन बाय रिमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव, कम्यूटेशन और पार्डन। पार्डन सबको पता है बट यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज्ड इन दीज 4, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट एंड रिप्राइव। Okay, the next is the diplomatic powers. Diplomatic powers है international treaties and agreements are signed on the behalf of the president. कभी भी जो हम international treaty sign करते हैं प्राइम मिनिस्टर के साइन नहीं होते हैं। He is the head of the government, head of the state is our president, तो president के ही साइन चलेंगे all the international agreements के ऊपर। The president represents India in international forums and also send receives diplomats such as ambassadors and high commissioners. जो भी ऐसे international forums होंगे उसमें represent करने कौन जाएगा, that is our presidents. Then military power, he is the supreme commander of the defense forces in India, commander in chief of the Indian armed forces, declare war and conclude peace subject to parliament's approval. This is very important. Declare कौन कर सकता है war, that is our president. ये हमने emergency powers जब किया था तब भी हमने देखा था, बट इसके लिए क्या सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट का अप्रूवल। ऐसा नहीं कि खुद ही जाके वो करे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है, पार्लियामेंट की जो एडवाइस है, दैट हैव टू बी सीन। The president appoints the chiefs of the army, navy and the air force. So that's all about the military powers of our president of India. Next is our emergency power. ये हम already बहुत डिटेल में देख चुके हैं, that is national emergency article 352, state emergency 356, 360 financial emergency. ये कौन डिक्लेयर कर सकता है, हमारा president. War कौन डिक्लेयर कर सकता है, हमारा president. Peace, president, but subject to the parliament का जो भी एडवाइस होगा। Now the most important is the veto power of our president, and veto power किसके पास है, it's coming under the article number 111, 112 हमने पढ़ा, that is financial statement, but 111 क्या है, veto power। पहला है हमारे पास एब्सोल्यूट वीटो कि हम जो प्रेसिडेंट है वो एसेंट को होल्ड कर सकता है। सेकंड है सस्पेंसिव वीटो, लेजिस्लेचर कैन ओवरराइड बाय ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। मान लीजिए वही रिकंसिडरेशन वाला पार्ट आप ध्यान रखिएगा कि पार्लियामेंट ने भेजा एंड उसने सेकेंड बार उसको मेजोरिटी ऑर्डिनरी मेजोरिटी से रूल आउट कर दिया। पॉकेट वीटो, टेक नो एक्शन, लेकिन एज इसमें लिमिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो टाइम फ्रेम है वो बिल्कुल भी मेंशन नहीं है कि एक पर्टिकुलर बिल के लिए प्रेसिडेंट को कितने टाइम में डिक्लेयर करना है। इसीलिए बोला जाता है कि जो इंडिया की पॉकेट, इंडियन प्रेसिडेंट की पॉकेट है वो यूएस प्रेसिडेंट से बड़ी है। रीजन बिंग यूएस में टाइम फ्रेम मेंशन्ड है, बट इन केस ऑफ इंडिया पर्टिकुलर उसके लिए कोई भी टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है। सो हेयर प्रेसिडेंट कैन
एक्सरसाइज हिज पॉकेट वीटो। क्वालिफाइड वीटो ये हमारे इंडिया में नहीं है, तो इसमें लेजिस्लेचर कैन ओवरराइड बाय हायर मेजोरिटी, ऐसा इंडिया में नहीं है, बट येस यूएस में ये पर्टिकुलर वीटो भी है हमारे प्रेसिडेंट, उनके प्रेसिडेंट के पास। सो यूएस में जो टाइम फ्रेम है दैट इज 10 days, सो इसलिए इंडियाज प्रेसिडेंट इज बिगन। कब कब हमारी जो वीटो पावर एक्शन हुई है दैट ये आप देखिए 1974 में, 1954 में राजेंद्र प्रसाद जी ने एब्सोल्यूट वीटो फंक्शन किए थे पेप्सी अप्रोप्रिएशन बिल में। 1991 में वेंकटरमन एब्सोल्यूट वीटो सैलरी अलाउंस पेंशन ऑफ एमपीज बिल में, यानी जैल सिंह पॉकेट वीटो इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। बेसिकली ये सब तब होता है जब या तो चेंज ऑफ द गवर्नमेंट हो, इन्हीं सब केसेस में पॉकेट वीटो या सारी वीटो पावर हमारा प्रेसिडेंट यूज करता है। एक चीज और, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब बिल आएगा उसमें हमारी वीटो पावर नहीं होती है, उसमें हमारे प्रेसिडेंट को पर्टिकुलरली उस असेंट देना ही देना पड़ेगा। एंड वो कौन से अमेंडमेंट है ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, दैट इज 24th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में। इस पर्टिकुलर में हमें जो भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा उसमें प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना ही देना होगा। सो वन इज मोर डिस्क्रिशनरी पावर हमारे प्रेसिडेंट किया है। डिस्क्रिशनरी पावर कब आती है, मान लीजिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाई तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी और मेजोरिटी पार्टी जो उनको पता है या किसी कोलिशन को इनवाइट कर सकता है विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो होगा ही नहीं, एडवाइस ही नहीं होगा, बिना किसी को अपनी मेजोरिटी प्रूव करने के लिए या गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। उसके बाद विद इन जो 6 months में उनको फ्लोर टेस्ट क्लियर करना है नहीं करना है वो हम जब पार्लियामेंट चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे, देयर वी विल सी कि कैसे पर्टिकुलर चीज़ें चेंज होती है, कैसे जो हमारी मेजोरिटी है वो प्रूव की जाती है। सो व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी और कोलिशन ऑफ पार्टीज एंजॉय द मेजोरिटी इन लोकसभा देन द प्रेसिडेंट हैड डिस्क्रिशन इन इनवाइटिंग द लीडर ऑफ दैट पार्टी और कोलिशन ऑफ पार्टीज हु इन हिज ओपिनियन इज एबल टू फ्रॉम अ स्टेबल गवर्नमेंट। ये कोई पार्टी हो सकती है या कोलिशन हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो पार्टी बनाने के लिए प्रेसिडेंट उनको इन्वाइट कर सकता है। वन मोर थिंग, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंशियल इंसेंट। इसमें ये बिल्स हैं जिनमें हमें प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होता है प्रेसिडेंट का। सो बिल टू ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स और टू चेंज द नेम्स ऑफ द स्टेट। सेकेंड इज मनी बिल, then a financial bill category 1 involving 110 but containing other provisions as well, means 110 जो हमने आर्टिकल 110 पे ना दैट इज कंसिडर्ड टू द मनी बिल। लेकिन फाइनेंशियल बिल की जो कैटेगरी 1 फाइनेंशियल बिल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2। लेकिन अगर फाइनेंशियल बिल के अंडर कुछ प्रोविजंस जो मनी बिल से मैच करते हैं अगर उसके रिलेटेड बिल है तो आपको प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए किसका, प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट इज कैटेगरी 2 सेम इज विच इज एन ऑर्डिनरी बिल बट सीकिंग अ ड्रॉ फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसमें आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है कि जब फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 हमने पढ़ा सो द प्रोविजन शुड बी मैच्ड रिलेटेड टू द मनी बिल के प्रोविजन। सेकेंड फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2 जिसमें था कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का रिलेटेड आपके पास अगर कोई बिल है देन यू नीड द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। Next is any legislation involving items of taxation in which the states are interested. So this is important, states के related, or one that seeks to redefine agriculture income etc. ठीक है, so these are the 5 points जिसमें prior recommendation या 5 types of bills which needs the prior recommendation of the president. Okay, so that's all about the powers of the president. Now we will see the questions. इसमें भी आपको बहुत सारे type of powers के ऊपर चीज़ें clear होंगी. So first is the term Anglo-Indian is defined in the Indian Constitution. Article 331 empowers the president to nominate 2 Anglo-Indians to the parliament. So पहले तक ये आंसर सही था, but when it comes to now 331 यार है कि नहीं, so now it is cancelled out, so maybe not. Okay. Next is the president make regulations for the peace, progress and good governance for which, इसमें आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, फाइन, बट फिर भी एक बार क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट मेक रेगुलेशंस फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। येस, सो दिस इज ऑल्सो द पावर विद द प्रेसिडेंट, इनकी यूनियन टेरिटरीज के लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं। सो द आंसर विल बी डी। आप इस बस यू जस्ट सी द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस इसमें कि आपको क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट? He can make rules specifying the manner in which the orders and other instruments made and executed in his name.
जो business shall be authenticated. He can make the rules for more convenient transaction of business of the union government and for allocation of the said business among the ministers. Correct. He can declare any area as a scheduled area and has powers with respect to the administration of scheduled area and tribal areas. 5th and 6th schedule हमने बहुत डिटेल में ऑलरेडी किया हुआ है एंड उसी में हमने देखा था कि क्या कब प्रेसिडेंट अपनी पावर फंक्शन कर सकता है. सो द आंसर विल बी थर्ड ओनली. Which of the following is are appointed by the President of India? Director of CBI, Chairman of the National Human Rights Commission, Special Officer for Linguistic Minorities, Chairman of UPSC. तो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई जो है ये नहीं आएगा बिकॉज इसके लिए फिक्स्ड एक अपॉइंटमेंट कमेटी बैठती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अपोजिशन लीडर होते हैं. ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब हम सीबीआई का ऑफिस पढ़ेंगे, बट इसमें फर्स्ट नहीं है, सो एलिमिनेट फर्स्ट, बट द आंसर विल बी एंड दिस इज डी. ओके, बाकी सब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट जो ये है डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, इसके लिए एक अपॉइंटमेंट कमेटी बैठती है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशंस ऑफ द प्रेसिडेंट? डिसॉल्यूशन ऑफ द लोक सभा, if the council of minister has lost majority in the Lok Sabha, dismissal of the council minister when it cannot prove the confidence of the Lok Sabha, appointment of prime minister when the sitting prime minister in office dies and there is no successor. So constitutional decision इनमें से कोई भी नहीं है. Next is introduction of which of the following bills require for the recommendation of the president of India. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसमें हमने क्या बोला कि प्रायर रिकमेंडेशन आपको किस किस में चाहिए. तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में चाहिए, नहीं चाहिए, मनी बिल में चाहिए, चाहिए. फाइनेंशियल बिल 1 क्लॉज अंडर आर्टिकल 117 इसमें तो चाहिए. बिल्स 2 में तभी चाहिए अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास क्या है, कंसोलिडेटेड फंड का ऑप्शन है एंड इट्स नॉट क्लॉज 3. ठीक है, सो आंसर इज बी. So that's all about the powers of the president. I just hope because इसमें इतना कुछ important है, but you should know the respective articles. और किस में आप इसको हम एक बार फिर रिवाइज करेंगे जब हम एक गवर्नर का चैप्टर करेंगे. So that's all with this lecture also. Thank you so much. Hope you just clear with the full topic of the president. Last lecture is more important because there you will study the facts and concepts related to the articles of the president. But इसमें हमने पढ़ा सिर्फ और सिर्फ powers कि हमारा president कौन से power exercise करते हैं when it comes to legislative, executive, discretionary, financial and military powers, diplomatic powers. So आप इसको एक बार रीडिंग देंगे, you will never उसके बाद कभी भूलेंगे नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है. हाँ, टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप जरूर ध्यान रखिएगा, एक बार रिवाइज करें. यू विल स्टडी, यू विल नो द टाइप ऑफ द क्वेश्चन जैसे हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं या वेराइटी ऑफ द क्वेश्चन जैसे उसमें फंक्शन कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. डू रिवाइज दिस PDF.